हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम यहाँ पर कुछ पॉलिटी और कुछ हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखो इससे पहले हम पार्ट 38 यानी कि 38 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 39 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है, बाय होम वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। तो भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था? अब देखो भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो संविधान सभा से रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चंस हर बार डिस्कस करते हैं, तो आज हम यहाँ पर कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक पुराना क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखो पहली बैठक हुई थी 1946 को। ये पॉइंट पहले आपको नोट रखना है। अब देखो कुछ नए क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो देखो संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 1949 को। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संविधान को लागू कब किया गया? तो देखो संविधान को लागू किया था गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये दो डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये डेट्स अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया। तो भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन है? अब देखो भारत में अगर नया राज्य स्थापित करना है तो अंतिम सत्ता है पार्लियामेंट यानी कि संसद। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको हर बार एक ट्रिक बताता हूँ सरल, जिससे आपके जो है तो आर्टिकल्स यहाँ पर कवर हो जाते हैं। एक तो संसद का आर्टिकल कवर हो जाता है, राज्यसभा और लोकसभा का। तो संसद की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल 79। फिर आता है र, तो र से बन जाता है राज्यसभा। राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। और ल से बन जाता है लोकसभा। लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। तो ये सीक्वेंस भी अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपको नोट रखना है। अब देखो संसद से कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हमने देख लिया कि संसद की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 79 में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद में जो है तो कितने सदन होते हैं? तो देखो संसद के होते हैं 2 सदन, और वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं लोकसभा और राज्यसभा। फिर आपसे घुमाकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग होते हैं? तो अंग होते हैं 3, वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो देखो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संसद भवन का निर्माण किसने करवाया था? अब देखो संसद भवन का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था एडविन लुटियन और बेकर्ड ने। तो ये भी आपको पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है। बाकी आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। तो भारतीय संविधान प्रदान करता है, क्या यह ड्यूल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है या फिर सिंगल या फिर बोथ ए एंड बी? तो देखो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान जो है तो सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। सो ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नागरिकता से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नागरिकता से रिलेटेड जो है तो कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के से संबंधित उपबंध किए गए हैं। ये तो हमने आर्टिकल देखा। कई बार आपसे भाग पूछ लिया जाता है कि किस भाग में जो है तो नागरिकता से संबंधित उपबंध किए गए थे। भाग 2 में जो है तो नागरिकता के बारे में जो है तो बताया गया है। तो ये आपको नोट रखना है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है तो नागरिकता से संबंधित उपबंध किए गए हैं, और अगर भाग पूछेंगे तो भाग 2 में किए गए हैं। ओके, तो ये आपको नोट रखना है। अच्छा, यहाँ पर बात की गई थी एकल नागरिकता की, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया था? तो देखो एकल नागरिकता का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया था, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 58 है, आर द फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल। तो क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं? तो बिल्कुल मौलिक अधिकार जो है तो वाद योग्य हैं, इनको जो है तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ये आपको नोट रखना है। मौलिक अधिकारों की यहाँ पे बात की गई है, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये तो हमने देखा आर्टिकल। कई बार आपसे भाग पूछ लिया जाता है कि किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो भारतीय संविधान है, तो देखो भारतीय संविधान क्या कठोर है या फिर लचीला है या फिर दोनों है? तो देखो भारतीय संविधान कुछ मामलों में कठोर है और कुछ मामलों में लचीला है। तो ये आपको पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर नोट रखना है। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर दे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, हाउ ऑफन द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया। तो भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है? अब देखो वित्त आयोग होता है प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग की यहाँ पे बात की गई है। तो फाइनेंस कमीशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि फाइनेंस कमीशन की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 280 में इसकी चर्चा की गई है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका गठन कौन करता है? तो देखो फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। अच्छा, फाइनेंस कमीशन में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल होते हैं 5, ये भी आपको नोट रखना है। एक जो होता है वो होता है अध्यक्ष और 4 जो होते हैं वो होते हैं अन्य सदस्य। ओके, तो ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की योग्यता जो है तो किसके बराबर होती है? देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल नोट रखना है कि जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी योग्यता जो है तो किसके बराबर होती है? तो उसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वट डज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है? तो राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, इन सभी से मिलकर बनी होती है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऑन वट ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। तो भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है? अब देखो हम हर बार डिस्कस करते हैं कि भारत ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो महाभियोग प्रक्रिया है उसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 61। हम हर बार जो है तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स राष्ट्रपति से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, भारत के संविधान को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है? तो संविधान के उल्लंघन के लिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम हर बार डिस्कस करते हैं, तो आज भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कि राष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 52। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन, तो आर्टिकल 61 जो कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, आर्टिकल 72। उसके बाद राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख, आर्टिकल 111। और लास्ट में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, तो आर्टिकल 1, 2, 3 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स राष्ट्रपति के बारे में है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कैन अ पर्सन एक्ट एज अ गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। तो क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? तो बिल्कुल एक व्यक्ति जो है तो एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अब देखो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि नहीं सर ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति पूछी गई है यानी कि अपॉइंटमेंट पूछी गई है। तो नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा गया होता कि शपथ कौन दिलाते हैं, ओथ कौन दिलाते हैं, तो शपथ दिलाते हैं राज्यपाल यानी कि गवर्नर। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, यहाँ पर आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है जो कि हमारा हिमाचल से रिलेटेड है। हिमाचल लिटरली मीन्स, तो हिमाचल का अक्षरतः अर्थ क्या है? तो वो है हिमाच्छादित पहाड़ों की भूमि। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाय वट नेम शिवालिक हिल्स वॉज नोन टू द एंशियंट। तो प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियाँ किस नाम से ज्ञात थी? तो वो थी मानक पर्वत। देखो शिवालिक पहाड़ियों को पहले लोग क्या कहते थे? मानक पर्वत। वहीं पर आपसे देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि धौलाधार को पहले क्या कहते थे? तो धौलाधार को कहते थे मौलाक पर्वत। तो ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 18 है, द रिवर ब्यास राइज फ्रॉम। तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो देखो ब्यास नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से। 18 का देखो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपसे पूछा जाता है सतलुज नदी का, तो सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है मानसरोवर झील से, जो कि कहाँ पर है? तिब्बत में। और मानसरोवर झील के बाद जो है तो यह शिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कई बार आपसे रावी नदी का पूछा जाता है, रावी नदी का उद्गम कौन सा स्थान है? तो रावी का उद्गम है बड़ा बंगाल। कई बार आपसे चिनाब नदी का पूछा जाता है, तो चिनाब का उद्गम क्या है? तो चिनाब का उद्गम चंद्रा और भागा नदियों से मिलकर यह नदी बनती है जो कि लाहौल स्पीति में बहती है। यानी कि आप कह सकते हो कि बारालाचा दर्रे से जो है तो चिनाब नदी का निर्माण होता है। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, द दुधों एंड पार्वती ग्लेशियर आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दुधों और पार्वती हिम नदियाँ हिमाचल के किस जिले में स्थित है? हम हर बार डिस्कस करते हैं कि दुधों और पार्वती ग्लेशियर कहाँ पर है, तो वो है
कुल्लू जिले में। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार बन रहा है कि बहादल ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है, तो देखो बहादल ग्लेशियर पड़ता है कांगड़ा जिले में, ये आपको पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है। अच्छा, हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो देखो हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, जो कि कहाँ पर है, वो है लाहौल स्पीति में, ये आपको पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है। लाहौल स्पीति में कुछ और भी ग्लेशियर्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, एक तो है मुकीला ग्लेशियर, मियार ग्लेशियर, गेफांग ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर, उसके बाद पेराद ग्लेशियर अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसके बाद मियार ग्लेशियर अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं कहाँ के, लाहौल स्पीति के, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको सारे के सारे नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, छोबिया पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, तो छोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है। अब देखो छोबिया दर्रा जो है तो चंबा और लाहौल की सीमा पर स्थित है, सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कई बार देखो आपसे पूछा जाता है कि कुंजम दर्रा कहाँ पर है, तो देखो कुंजम दर्रा कहाँ पर है, तो वो है लाहौल स्पीति में, ये पॉइंट आपको बिल्कुल नोट रखना है। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जलोड़ी दर्रा कहाँ पर है, तो देखो जलोड़ी दर्रा है कुल्लू में, यह कुल्लू के आंतरिक और बाहरी सिराज को जोड़ता है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुगती दर्रा कहाँ पर है, कुगती दर्रा कहाँ पर है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, द हांगरांग वैली इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हांगरांग घाटी हिमाचल के किस जिले में स्थित है। हांगरांग घाटी की यहाँ पे बात की गई है, तो वो है किन्नौर जिले में, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गई हांगरांग घाटी। कई बार आपसे पूछा जाता है पत्तन वैली कहाँ पर है, पट्टन घाटी कहाँ पर है, तो वो है लाहौल स्पीति में, ये भी आपको बिल्कुल नोट रखना है। बहुत सारी घाटियाँ हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, जैसे मंडी के कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज़ हैं, जैसे चौहार वैली हो गई, चौंतरा वैली हो गई, इमला विमला वैली हो गई, बल्ल वैली हो गई, ये सारी की सारी कहाँ पर हैं, तो ये है मंडी जिले में। अच्छा, जसवां दून वैली कहाँ पर है, तो देखो जसवां दून वैली है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। कई बार आपसे पूछा जाता है क्यारदा दून वैली, तो क्यारदा दून वैली कहाँ पर है, तो वो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। कई बार आपसे दून हो गया, सपरून वैली हो गई, नालागढ़ वैली हो गई, सरसा वैली हो गई, ये तो ये सारी की सारी वैलीज़ हैं सोलन में। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ सोलन की वैलीज़, तो सोलन में है दून हो गई, सपरून हो गई, नालागढ़ हो गई और सरसा हो गई, ये कहाँ की हैं, तो ये हैं सोलन की, तो ये भी आपको नोट रखनी है। अगला क्वेश्चन, द शिवपुरी स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो शिवपुरी झरना हिमाचल के किस जिले में स्थित है, तो शिवपुरी झरना है सिरमौर जिले में। 22 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सिरमौर की बात आई है, तो सिरमौर में कौन कौन सी चीज़ें फेमस हैं, एक तो महिमा लाइब्रेरी, ये हमने अभी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। महिमा लाइब्रेरी जो है तो कहाँ पर है, तो वो है सिरमौर में। किसने इसका निर्माण किया था, तो अमर प्रकाश ने इसका निर्माण किया था अपनी पुत्री महिमा के नाम पर। ओके, महिमा के नाम पर इसका निर्माण किया था, और इसकी स्थापना महिमा पुस्तकालय की स्थापना 1927 में की गई थी। फिर अगर कुछ और बात करें जैसे लिटन मेमोरियल हो गया, ये कहाँ पर है, तो लिटन मेमोरियल गेट भी सिरमौर जिले में है। आड़ू का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो वो करता है सबसे ज़्यादा सिरमौर जिला। और सिरमौर में कौन सा स्थान जो है तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है आड़ू का, तो वो है राजगढ़। और अदरक का भी सर्वाधिक उत्पादन जो है तो सिरमौर जिला ही करता है। उसके बाद बाला सुंदरी मंदिर हो गया, तो वो कहाँ पर है, तो वो सिरमौर के त्रिलोकपुर में स्थित है। विश्वकर्मा मंदिर भी कहाँ पर है, तो वो भी सिरमौर में है। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।